नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, सरसों के भाव ने अच्छे अच्छे किसानों का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है और एक आम किसान जिसे उन महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ता है, वो तो यही सोचता है कि सरसों लगाने पर उसके घर का पशु इसकी खली खाएगा और उसका परिवार जहर मुक्त तेल। और इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको सरसों की खेती की कुछ सावधानियां, कुछ जुगाड़ के तरीके और कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा जो कुछ के लिए सामान्य जानकारी होंगी और कुछ के लिए एक आश्चर्यजनक जानकारी। दोस्तों, सरसों की खेती कुछ राज्यों को छोड़कर जैसे अंडमान, लक्षद्वीप, लेह, लद्दाख ऐसे जो राज्य हैं उनको छोड़कर बाकी पूरे भारत में लगभग हर प्रकार की मिट्टी में की जाती है। और राजस्थान पूरे भारत में होने वाले सरसों का लगभग आधा तो अकेले ही पैदा कर देता है। और अगर आपके यहाँ कोई भी फसल की खेती होती है तो इसका मतलब आप भी सरसों लगा सकते हैं। वैसे तो हर साल नई प्रजातियां अलग अलग जगह के लिए निकाली जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों के आधार पर मैं आपको कुछ प्रजातियों के नाम बता दे रहा हूँ जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं और इनकी पैदावार भी काफी अच्छी होती है। जैसे पायनियर का 45S 46, पायनियर का ही 45S 42, श्रीराम का 1666 और एडवांटा का ADV 414। हालांकि कुछ सरकारी प्रजातियां भी हैं जैसे रोहिणी, क्रांति, कृष्णा, वरदान, पूसा बोल्ट, और ये काफी अच्छा उत्पादन भी देती हैं। लेकिन सरकारी बीज हर जगह जल्दी उपलब्ध नहीं होते हैं और इसी के कारण मार्केट में प्राइवेट कंपनियों का एक तरीके से बोलबाला है इस क्षेत्र में। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बात है। मैं आपको हर वीडियो में सरकारी बीजों के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि हर क्षेत्र में विश्वविद्यालयों द्वारा उस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाली प्रजातियों को छांट कर भेजा जाता है या फिर कुछ नई प्रजातियां भेजी जाती हैं जो उस क्षेत्र में अच्छा पैदावार दे सकती हैं। और अगर आप सरकारी बीज समय समय पर लेते रह रहे हैं तो इसमें कई बार ऐसे बहुत अच्छे बीज मिल जाते हैं जिसको आप साल दर साल इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सरसों की प्रजातियां तो वैसे 90 दिन से लेकर 165 दिन तक की भी आती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पैदावार 125 से 130 दिन वाली प्रजातियां देती हैं और सबसे ज्यादा तेल भी उन्हीं प्रजातियों में निकलता है। इसको लगाने का सबसे सही समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक करते हैं क्योंकि इस समय बेहतरीन जमाव मिलता है और उसी के हिसाब से आगे का मौसम भी। दोस्तों, सरसों की खेती में खर्चा गेहूं के बराबर और कमाई गेहूं से लगभग 3 गुना तक हो जाती है क्योंकि इसका MSP भी सरकार ने बढ़ाकर 5050 कर दिया है और मंडियों में भी इसका काफी अच्छा भाव चलता है। और यह एक मुख्य कारण है कि गेहूं के बहुत सारे किसान सरसों की तरफ मुड़ने लगे हैं। अब बात करते हैं बीज की कितनी मात्रा लगती है। अब हाइब्रिड बीज अगर आप लेते हैं तो 1 एकड़ में आपको सिर्फ 2 ही किलो लगता है और अगर आप देसी बीज लेते हैं तो भी आपको 3 से 4 किलो में प्रति एकड़ आपका हो जाता है। शायद कई लोग ये ना जानते हों कि सरसों की जो जड़ है वो 4 से 5 फीट तक अंदर चली जाती है पोषक तत्वों को खोजने के लिए। और अगर आप छींटा विधि से इसमें खाद प्रयोग करते हैं तो ये पौधे पर उतना ज्यादा असर नहीं करता है जितना कि बाकी सारी फसलों में करेगा, जैसे गेहूं हुआ, धान हुआ या अन्य जो फसलें हैं जिसमें जड़ें ऊपर रहती हैं उसमें छींटा वाली विधि काफी अच्छा काम करती है। लेकिन जिसकी जड़ें नीचे ज्यादा चली जाती हैं उसमें छींटा वाली विधि बहुत अच्छा काम नहीं करती है। इसलिए कोशिश ये करना है कि सरसों की खेती करते समय आपको खेत की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। अब ये कैसे करनी है ये आप ध्यान से सुनिएगा। पहले खेत में आपको अच्छी नमी कर लेना है ताकि ठंड में जो खरपतवार जमते हैं उसमें से 40 से 50% तक खरपतवार इसमें जमा उनका हो जाए। उसके बाद आपको 100 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 30 किलो MOP, अगर MOP जैसे आजकल नहीं मिल पा रहा है तो आप उसकी जगह पे इफ्को का 50 किलो नेचुरल पोटास जो आता है वो भी ले सकते हैं। इसके साथ 3 किलो जिंक सल्फेट और 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, ये मिलाकर पूरे खेत में आपको डाल देना है और पहली जुताई करा देनी है। इसके बाद आपको 30 किलो यूरिया प्रति एकड़ डालकर फिर से दूसरी जुताई करा देनी है। अब बुआई के लिए कई तरीके इस्तेमाल होते हैं, लेकिन 90% किसान खाद के साथ सरसों को मिलाकर पहली जुताई के बाद ही छींटकर बो देते हैं और फिर फार या किसी अन्य यंत्र से उसकी नालियां बना लेते हैं जिससे बीज मिट्टी में मिल जाता है। और ये तरीका काफी हद तक सफल भी है। लेकिन अगर आपने DAP के साथ सरसों का बीज मिलाकर बोया है तो आपके बीजों का अंकुरण 10 से 20% तक
कम हो सकता है। इसका कारण ये है कि डीएपी नमी पाने पर गर्म होता है और एमोनिया गैस छोड़ता है। तो अगर आपका सरसों का बीज अगर डीएपी के दाने के जस्ट बगल में है तो एमोनिया गैस के कारण उसके बीजों में कई बदलाव आ जाते हैं। या तो बीज अंकुरित नहीं होगा, और अगर अंकुरित हो भी गया तो पौधा उसका विकृत होगा, कुपोषित होगा, शुरू में पीला दिखेगा। इसीलिए कई लोगों के सरसों में ये समस्या देखने को मिलती है कि बुआई के बाद जैसे ही उनका सरसों जमाव लेता है वो शुरुआत में ही पीला रहता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है डीएपी। अगर आपको डीएपी डालना ही है तो डीएपी पहली जुताई से पहले ही डालना चाहिए और बुआई जो आपको दूसरी जुताई के बाद करना चाहिए। और अगर आपको घर पे ये चेक करना है कि डीएपी के साथ क्या होता है तो आप 2-3 दानों के साथ एक दाना सरसों का रख के साथ में कहीं भी मिट्टी में नल के पास जहाँ पे नमी रहती है वहाँ पे आप रख सकते हैं। आप खुद देख लेंगे कि उसमें कोई जमाव नहीं होगा, या जमाव अगर होगा भी तो पौधा बहुत ही खराब होगा। दूसरा तरीका है बेड बनाकर। इसमें पहले बेड बना लिया जाता है और फिर हाथ से एक एक लाइन की बुआई की जाती है। और ये तरीका बहुत ही लिमिटेड इस्तेमाल होता है, कुछ ही प्रजातियों पर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ प्रजातियां ऐसी आती हैं जो हाइब्रिड होती हैं और उनके पौधे बहुत ज्यादा विकास लेते हैं। मतलब अगर एक पौधा दूसरे पौधे से 1.5 से 2 फीट की दूरी पर भी है तो भी आपको खेत खाली नहीं दिखता है। और इसलिए इनका बीज भी आपको प्रति एकड़ 1 किलो से कम ही लगता है, लगभग 800 ग्राम, 900 ग्राम, 700 ग्राम इसी तरह उनका बीज लगता है। और ये तरीका सिर्फ उन्हीं प्रजातियों पर सफल भी है। तीसरा तरीका है जुगाड़ वाला, क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास गेहूं वाला सीड ड्रिल होता है। बहुत कम ही किसान ऐसे होते हैं जो चना के लिए, मक्के के लिए या सरसों के लिए अलग अलग प्लेट वाला जो स्पेशल सीड ड्रिल आता है वो खरीदते हैं। ज्यादातर किसानों के पास गेहूं वाला ही सीड ड्रिल लगता है। लेकिन उससे सरसों बोने के लिए आपको उस सीड ड्रिल में कुछ सेटिंग बदलनी पड़ती है। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको यह तरीका बताऊं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक आपको जानकारियां ही मिलती रहेंगी, व्यर्थ की भूमिका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वापस आते हैं मुद्दे पर दोस्तों। सबसे पहले सेटिंग आपको प्रति एकड़ बीज वाले लीवर की करनी है, जिसको आपको 60 किलो प्रति एकड़ पे सेट कर देना है। अब दूसरा काम है कि आपको उसके अंदर के आधे छेद बंद कर देने हैं। जिन छेदों से बीज गिरता है वे छेद एक के बाद दूसरा बंद कर देना है, मतलब अल्टरनेट, एक छोड़ के एक बंद कर देना है। बंद करने के लिए आप चाहे कपड़ा उसमें लगा सकते हैं, पेपर चिपका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई किसी भी तरीके से उसमें सीड नहीं जाना चाहिए बस। अब तीसरी सेटिंग होती है को सीड ड्रिल को किसी समतल जगह पर रखना होता है और उसमें जो नीचे लोहे के चक्के होते हैं ये सीड ड्रिल की गहराई को नियंत्रित करते हैं। इसको आपको जमीन से 1 इंच ऊपर सेट करना है, क्योंकि चलते समय ये चक्के लगभग आधे इंच मिट्टी में नीचे दब जाते हैं। तो आपका जो बीज गिरता है वो लगभग 1.5 इंच नीचे गिरता है, जो गहराई पर्याप्त है सरसों के लिए। और आखिरी प्रक्रिया करनी होती है आपको खेत पर। इसमें आपको 30 किलो नेचुरल पोटास, जो आपका इफ्को का आता है, दानेदार वाला काला कलर का होता है वो, और 2 किलो सरसों का बीज प्रति एकड़, इसको आपस में बराबर मिला लेना है और सीड ड्रिल में भर देना है। ये आपको सीड ड्रिल में खेत में ही भरना है। उसका कारण ये है कि सरसों का दाना जो होता है वो फिसलता बहुत ज्यादा है, और अगर आपने इसको घर पर भर लिया और खेत आपका दूर है तो ट्रैक्टर के झटकों के कारण सरसों फिसल कर नीचे पहुंच जाती है, और जब आप खेत में इसको चलाते हैं तो पहले सारी सरसों गिर जाएगी, उसके बाद आपका केवल खाद ही खाद गिरेगा। तो कुछ क्षेत्रों में तो बहुत तगड़ा जमा होगा और कुछ क्षेत्रों में खेत खाली रह जाएगा। इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि सरसों की बुआई करते समय सरसों को पोटाश में मिला के खेत पर ही उसको सीड ड्रिल में डालना है। और ध्यान रहे कि अगर आप मान लीजिए सीड ड्रिल वाली विधि से कर रहे हैं तो आपको बेसल डोज में पोटाश नहीं डालना है, अन्यथा डबल डोज हो जाएगा पोटाश का। और दोस्तों, ये जुगाड़ 100% सफल है। मैं कई बार इस तरीके से कर चुका हूँ, बस आपको वो सावधानियां बरतनी है जो मैंने बताई हैं। और दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखना है कि बीजों को भिगाना बिल्कुल नहीं है। सरसों के बीज भिगाने पे पूरे खराब हो जाएंगे। बीजों को भिगाकर कभी भी बुआई नहीं की जाती है सरसों की। अब दोस्तों, सूखी जमीन में जो सरसों बोई जाती है और पर्याप्त नमी में जो सरसों बोई जाती है, इन दोनों के पैदावार में 15 से 20% तक का फर्क दिख जाता है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है। उसका कारण, जहाँ तक मुझे जो मैं समझ पाया हूँ, वो कारण ये
होता है कि सूखे जमीन में आपको बुआई के तुरंत बाद पहला पानी देना पड़ता है, और अगर नालियां नहीं बनी हैं खेत में तो खेत में पानी रुक जाता है, और जहां पानी रुकता है वहां के बीज सड़ जाते हैं या फिर कुपोषित हो जाते हैं। तो खेत में नमी होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है सरसों की बुआई में। अब जहां में मजबूरी है कि आप खेत में नमी नहीं कर सकते या कोई और दिक्कत है, उसमें आप भले सूखे वाली विधि अपना लीजिए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपके पास सुविधाएं हैं और समय है तो आपको जमीन में पहले नमी कर देनी चाहिए, उसके बाद ही बुआई करनी चाहिए। अब खेत में पर्याप्त नमी होने का मतलब होता है कि मिट्टी का लड्डू कमर के नीचे से गिराने पर ना फूटे। दोस्तों, सरसों की पैदावार 50% आप ये मान के चलिए कि केवल पानी देने के तरीके और सलीके पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा कि जब तक आपके यहाँ की मिट्टी अत्यधिक बालू वाली ना हो तब तक आपको सरसों में 2 ही पानी चलाना चाहिए। तीसरा पानी चलाने पर पौधे ज्यादा विकास लेने लगते हैं, तने ज्यादा बढ़ने लगते हैं, पत्तियां ज्यादा बड़ी होने लगती हैं। ध्यान दीजिएगा कि सरसों पर्याप्त नमी में जब आपने बोया है तो उसके बाद जब तक 5 से 6 पत्तियां उसकी ना निकल जाए तब तक आपको उसमें पानी नहीं देना चाहिए। शुरू में अगर आप जल्दी पानी दे देते हैं तो जड़ें नीचे नहीं जा पाती हैं, और अगर जड़ें अच्छी गहराई नहीं ली हैं और पानी आप देते जा रहे हैं तो जब पकने का समय आएगा तो सरसों गिर जाएगी। क्योंकि सरसों कम पानी वाली फसल होती है, इसको गेहूं की तरह बिल्कुल ना समझें कि आपने 3 पानी या 4 पानी चला रहे हैं, इसमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए पहला पानी सरसों में 30 दिन के आसपास और दूसरा पानी 60 दिन के आसपास देना चाहिए। इसके बाद पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप ज्यादा पानी सरसों में देते हैं तो दोस्तों तेल भी बहुत कम पड़ता है, ये चीज मैंने खासकर नोटिस किया है। पानी के बाद अब दोस्तों बारी आती है खाद। अगर आप वाकई में सरसों से भरपूर पैदावार लेना चाहते हैं तो शुरुआत के खाद जो आप मिट्टी में देते हैं उसके बाद आपको छींटा विधि से खाद नहीं देनी चाहिए, आपको खाद स्प्रे से देना चाहिए। बस दिक्कत ये है कि थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन पैदावार आपका दिल जरूर खुश कर देगी। अब इसका शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। बुआई से 10 दिन पर आपको NPK 19-19-19 2 ग्राम प्रति लीटर के साथ सागरिका लिक्विड 2 ml प्रति लीटर मिलाकर आपको स्प्रे करना है। फिर दूसरा स्प्रे आपको 30 दिनों पर पानी चलाने के बाद 500 ml नैनो यूरिया प्रति एकड़ और 17.8% का इमिडाक्लोरोपिड ये आपका 2 ml प्रति लीटर मिलाकर आपको ये स्प्रे कर देना है। सरसों में तीसरा स्प्रे आपका 45 दिनों पर होगा जो कि सल्फर 80% का होगा 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से। इससे आपका पाउडरी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और अन्य जो फफूंदीजनक बीमारियां होती हैं ये सब नहीं आती हैं। और आखिरी स्प्रे फलियां लगने के बाद कोई भी एक अच्छा कीटनाशक जो रस चूसक कीड़ों के लिए अच्छा होता है वो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि जनरली एफिड्स की समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है सरसों में। और एक बार आपका अंदर का दाना हल्का कड़ा हो गया उसके बाद वो सुरक्षित है कीड़ों से। अब आखिरी स्प्रे में आप चाहे तो इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं 30% का, या टाटा का समिट आता है, या एसीफेट के कई सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। बहुत सारी मार्केट में दवाएं हैं रस चूसक कीड़ों के लिए। कोई भी एक अच्छी दवा जो आपके यहाँ आसानी से उपलब्ध हो आप लेकर उसको मार सकते हैं। बहुत ज्यादा समस्या सरसों में नहीं आती है। सरसों दोस्तों एक बहुत ही आसान फसल होती है, बहुत ही कम लागत वाली फसल होती है और बहुत ही अच्छा मुनाफा अपनी लागत के हिसाब से देने वाली फसल होती है। और एक रिसर्च किया गया था जिसमें जिब्रेलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और केनेटिन इस्तेमाल किया गया था, जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। इनके इस्तेमाल में ये पाया गया कि जिब्रेलिक एसिड सबसे ज्यादा इसमें काम करता है, और वो भी पौधे के शुरुआत के 25 से 30 दिनों के बीच में इस्तेमाल करने पर। तो अगर आप भरपूर पैदावार लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो जिब्रेलिक एसिड 0.001% जो आता है उसका 10 ml प्रति टंकी के हिसाब से आपको 1 एकड़ में 5 टंकी दवा का स्प्रे करना है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो दवा स्प्रे होगी ये 25 से 35 दिनों के आसपास में स्प्रे हो जानी चाहिए। अगर आप बाद में स्प्रे करते हैं तो आपका फसल गिरना ही गिरना है, और अगर आप बहुत पहले स्प्रे कर देते हैं तो तनों की मोटाई बहुत अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण भी गिरने की समस्या आ सकती है। इसलिए जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल हमेशा 25 से 35 दिनों के आसपास में करना चाहिए। अब आखिरी दोस्तों और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है सरसों की कटाई। अगर आपने सब कुछ सही किया है लेकिन आप कटाई सही समय पर नहीं करा पाए तो आपको पैदावार आधा मिल सकता है, या हो सकता है कि आधा भी आपको पैदावार ना मिले। क्योंकि अगर पौधा ज्यादा सूख गया और उस समय आपके यहाँ हवा चल रही है तो सरसों सारी खेत में ही झड़ जाएगी। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि जब फलियों के अंदर का दाना पक जाए तभी आपको कटाई करा लेना चाहिए। अब पका है कि नहीं ये चेक करने का सबसे
देसी और आसान तरीका जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है वो ये होता है कि आपको एक सरसों का दाना लेना है और दोनों अंगूठों के जो नाखून है उनके बीच में रख के उसको दबाना है। अगर उसके बीच में से सिर्फ तेल निकल रहा है तो आप ये समझिए कि लगभग सरसों पक गया है, और अगर उसमें से पानी और तेल दोनों निकल रहा है तो इसका मतलब कि सरसों अभी कच्चा है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सरसों को कच्चा है या पक्का देखने के लिए। और सब कुछ अच्छा रहा दोस्तों तो आपको 10 से 15 कुंटल प्रति एकड़ तक का पैदावार आप सरसों से ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।